बेलवा गांव में मोहन अपनी पत्नी मधु और बूढ़ी माँ और दो बेटियों के साथ रहता था। वह किसी तरह जंगल से बांस काटकर और अपना पेट भरता था। उसके पास दो बेटियां और उसकी पत्नी और उसकी एक बूढ़ी माँ भी है। वह एक दिन जब गोविंद जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था, तभी उनकी बेटियां उनसे जिद करने लगती हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी आपके साथ जाना है। आप मुझे बताना कि बांस किस तरह काटते हैं, फिर मैं भी आपकी बांस काटने में मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को मेरे साथ जंगल में चलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अपने स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो जाओ, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो। नहीं पिताजी, आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। घर पर रहकर हम क्या करेंगे, इसलिए आप हमें अपने साथ ले चलिए ना। अरे जब दोनों इतनी जिद कर रही है तो इन्हें अपने साथ ले जाना। क्यों दोनों का मन मार रहा है? अच्छा ठीक है, चलो चलो तुम दोनों मेरे साथ। पिंकी और मुन्नी अपने पिता गोविंद के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चली जाती हैं और वहां घर पर सरला अपनी बहू अरे मधु से बहू, मुझे पूछती है। तो बहुत जोर से भूख लग रही है। तूने आज खाने में क्या बनाया है? आज तो मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ माँ जी। कल सुनीता काकी की गाय ने कुछ ज्यादा ही दूध दे दिया था, तो वो घर पर काफी सारा दूध लेकर चली। बहुत ही अच्छा सोचा। वैसे भी मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म कढ़ी के साथ गर्मा गर्म चावल खाने में जो मजा आता है ना, वो तो कोई खाना खाने में नहीं आता। मधु अपनी सासू माँ के लिए खाना बनाकर लाती है। मधु बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उसकी सासू माँ को उसके हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता था। सच में बहू, तेरे हाथों में जो स्वाद है, वो स्वाद किसी और के हाथों में है ही नहीं। जो भी खाना बनाती है इतना स्वादिष्ट बनाती है कि खाते खाते मन ही नहीं भरता। ये सब तो आपका प्यार है माँ जी, वरना मैं भी खाने में वही मसाले डालती हूँ जो बाकी सब डालते हैं। लेकिन मैं आपकी बहू हूँ ना, तो मुझसे प्यार आपको कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मेरे हाथों का खाना आपको इतना अच्छा लगता है। दोनों दोनों सास सास बहू बहू अपने खाना आपस खाते में हुए बातें कर आपस में रही बैठकर होती हैं, बातें तभी कर ही रही होती हैं जंगल कि से तभी गोविंद गोविंद। घर दोनों बेटियों के साथ वापस आ जाता है और गोविंद के चेहरे पर एक अलग सी उदासी होती है। तभी उसकी पत्नी मधु उससे पूछती है, अजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? गोविंद कहता है, कुछ नहीं, थोड़ा काम को लेकर मैं चिंतित हूँ, क्योंकि अब मेरा काम उतना अच्छा चल नहीं पाता और मुझे आगे चलकर बेटियों को पढ़ाना भी तो है। अरे तभी सुहन, तूने उनका आने से पहले बताया भी नहीं, वरना तेरी भाभी तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती। अरे भैया, भाभी तो सब कुछ अच्छा ही बनाती है, और भाभी के हाथ की कढ़ी तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं तो जरा पोस्ट ऑफिस में किसी काम से आया था, तो सोचा आपसे भी मिल लूं। लेकिन आप मुझे जरा उदास लग रहे हैं, क्या बात है भैया? अरे कुछ नहीं सुहन, बस काम के बारे में सोच रहा था। कोई ऐसा काम हो जिसमें कमाई थोड़ी अच्छी हो, तो घर का खर्चा और अच्छे से चल पाए, बस यही सोच रहा था, और क्या। भैया, आप जंगल से बांस काटने का काम करते हो, लेकिन आप बांस को सीधा ही बेच देते हो। इससे अच्छा अगर आप उससे कुछ चीज बना करके बेचो, तो आपको उससे कई गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है भैया, कि जब आप 1 किलो आलू बेचोगे तो वो 10 या 20 रुपए में बिकेंगे, लेकिन अगर इस आलू के पकौड़े बनाकर बेचोगे तो लगभग लगभग उसे 10 गुना ज्यादा कमाई कर लोगे, या शायद उससे भी ज्यादा। अगर आप बांस से एक टोकरी बनाकर बेचोगे तो वो कम से कम भी तो 50 रुपए की बिकेगी, और एक दिन में 20 टोकरी बिकी तो सीधे सीधे 1000 रुपए की कमाई हो जाएगी ना? वैसे तो तुम्हारी बात में दम है सुहन, तुमने मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। अब से मैं ऐसा ही करूंगा। और गोविंद वैसा ही करता है, जंगल जाता है और वहां पर बांस काटता है, लेकर आता है और घर पर उसकी पत्नी मधु और गोविंद दोनों मिलकर बांस का टोकरी बनाने लगते हैं। खूब सारी मेहनत करने के बाद वह लोग किसी तरह 10 से 12 टोकरी बना पाते हैं और पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं। फिर आखिरकार उनका मेहनत सफल हो जाता है और वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन गोविंद सिर पर टोकरी लाद के मार्केट में चला जाता है बेचने के लिए और बोलता है, टोकरी ले लो टोकरी, 50 रुपए की एक टोकरी, टोकरी ले लो टोकरी।
ऐसे ही वह पूरे मार्केट में घूमता है। घूमते घूमते एक गांव में आ जाता है और उसे एक औरत रोककर बोलती है। इसकी टोकरी तो भाई साहब बहुत सुंदर है, लेकिन इसका दाम क्या है? अरे दाम ज्यादा नहीं है बहन जी, सिर्फ 50 रुपए। क्या कहा? 50 रुपए? ये तो बहुत महंगा ही है। अगर 20 में देने हैं तो दो, वरना रहने दो। क्या सिर्फ 20 रुपए? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कम है बहन जी। इसे बनाने में मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की है, और इसे बनाने के लिए मैं पहले जंगल से बांस काट कर लाता हूँ। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी उस बांस को छील करके ये टोकरी बना करके तैयार करते हैं। बहुत मेहनत लगती है बहन जी। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। अगर 20 रुपए में देनी है तो दो, वरना मैं तो चली। बार बार ग्राहक के मुंह से एक ही बात सुनकर गोविंद थोड़ा उदास हो जाता है और 20 रुपए में उसे टोकरी बेचनी पड़ती है। गोविंद की मेहनत किसी को नजर नहीं आ रही थी। सभी लोग अपने 20 ही रुपए देकर टोकरी ले लेते थे। गोविंद से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अगले सुबह वह सोचा था सारी टोकरी बेचकर शाम तक अच्छे पैसे कमाऊंगा, लेकिन यहाँ तो जितना सोचा था उससे आधे पैसे भी नहीं मिले। अब बेचारी मधु को घर यहाँ पर जाकर क्या गोविंद बेचारा बताऊंगा। परेशान हो वो जा बेचारी रहा भी था और निराश हो जाएगी। एक तरफ चलो, उसका चचेरा भाई जो कि सोहन उसके घर पर आया था, उसी ने ही गोविंद को ये आइडिया दिया था और वह मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इधर उधर। कोई बात है तो मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ी खुश हो जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल मैं गोविंद भैया के घर गया था। वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि आप बांस बेचने के बजाय बांस से बनी हुई चीजें बेचना शुरू कर दो, तो आपकी अच्छी आमदनी हो जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मानकर अपना काम शुरू भी कर लिया। लेकिन बांस की चीज कोई महंगी खरीदता है, हैं? अरे मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया और वो बेवकूफ बन भी गए। बेवकूफ तो वो लोग हैं ही। अगर बेवकूफ नहीं होते तो आज इस तरह गरीब थोड़े ना होते। ऐसे लोग सोचते हैं कि छोटे मोटे काम करके अमीर बन जाएंगे, लेकिन उनके अंदर ना तो इतनी अक्ल है और ना ही वो इस लायक है कि वो अमीर बन सके। बात तो तुम्हारी ठीक है सीमा। वैसे भी इस दुनिया में जो जिस लायक होते हैं ना, उसे वही मिलता है। सोहन गोविंद को परेशान करके बहुत ही ज्यादा मजे में होता है और एक तरफ बेचारा गोविंद घर निराश होकर आता है और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताने लगता है कि मधु आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई। सभी लोग 20 रुपए की टोकरी खरीदते थे। नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम अपना कोई और काम शुरू कर लेते हैं ना। कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है मधु। तुम तो जानती हो कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसे के नाम पर हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, और हमारी गरीबी को देखकर कोई हमें उधार भी नहीं देता। तो तुम ही बताओ कि हम नया काम कैसे शुरू करेंगे। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको ये पसंद नहीं कि आपके साथ में मैं भी काम करूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे मैं घर में रहते हुए भी काम कर सकती हूँ और हमारी अच्छी खासी आमदनी भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो तुम घर बैठे भी कर सकती हो और जिससे हमारी अच्छी आमदनी भी हो सकती है? आज जब दिन में मैं खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही अपना काम बना लिया जाए। हमारे पास अभी ढाबा खोलने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं घर से खाना बनाकर बाहर एक बोर्ड लगा सकती हूँ। जिसे भी खाना चाहिए होगा मैं घर से बनाकर दे दूंगी। वैसे आइडिया तुम्हारा अच्छा है, और तुम्हारे हाथ का खाना होता भी है इतना स्वादिष्ट कि लोग अगर एक बार खा लेंगे तो बार बार आएंगे। कल मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। चलो। गोविंद और गोविंद मधु वैसा ही करते हैं जिस तरह मधु ने गोविंद को बताया था। मधु अगली सुबह उठकर अपने लिए खाना बना लेती है और अपने परिवार वालों के लिए, और फिर उठकर वह ग्राहकों के लिए भी खाना बना लेती है और अपनी बेटी पिंकी से बोलती है, तुम मुझे एक कागज़ लिख कर दो जिस पर लिखा होगा यहाँ पर स्वादिष्ट ताज़ा खाना मिलता है और हमें इसे घर के बाहर चिपकाना पड़ेगा। और वही बिल्कुल करती है और मधु की खाने की खुशबू पूरे गांव में गूंज रही होती है। तभी एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था। वह यह पढ़ता है यहाँ उसका पर ध्यान गर्मा उसी गर्म कागज पर स्वादिष्ट पड़ता खाना है। मिलता है। अरे वह कहता है, वाह, ये खुशबू तो लगता है यहाँ से आ रही है। अच्छा हुआ कि यहाँ पर खाना मिलता है। बहुत दिनों के बाद खाने की इतनी स्वादिष्ट खुशबू आई है, वरना जब से बाहर का खाना खाने लगा हूँ
इतना स्वादिष्ट खाना कभी मिलता ही नहीं है। वह व्यक्ति उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी पिंकी जाकर दरवाजा खोलती है और वह व्यक्ति पूछता है, क्या यहाँ पर हमें गर्मा गर्म खाना मिल सकता है? पिंकी कहती है, हाँ अंकल जरूर, क्यों नहीं, आप बैठिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना लेकर आती हूँ। के लिए एक चेयर भी लेकर आती हूँ। पिंकी घर के बाहर एक चेयर एंड टेबल रख देती है और वह व्यक्ति उसी पर बैठ जाता है और मधु गर्मा गर्म प्योर वेजिटेरियन खाना लेकर आता ही है और उस व्यक्ति को दे देती है। वह व्यक्ति खाने की खुशबू से ही प्रसन्न हो जाता है, कहते वाह वाह वाह, क्या खाना है। तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक प्लेट खाना पैक भी कर दीजिए। मेरे एक दोस्त को भी बहुत दिनों से ऐसा खाना खाने को मन कर रहा था। हम लोग यहाँ नौकरी करते हैं तो अपने घर तो हम जा नहीं पाते और बाहर का खाना इतना स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं होता। आज से मैं आपके यहाँ ही खाना खाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और मधु खाना पैक करके उस व्यक्ति को दे देती है और वह व्यक्ति मधु को पैसे भी देता है और मधु खाना अपने पति के लिए लेकर चली जाती है और गोविंद भी घर आ जाता है और खाना खा लेता है। फिर गोविंद को मधु सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह आज उसका पहला ग्राहक आया और उसका कितना आमदनी हुआ। यह सुनकर गोविंद भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मधु एक दिन देखना हमारा भी कारोबार बहुत ही अच्छा चल पड़ेगा। और एक दिन वह व्यक्ति वापस आता है उनके यहाँ पर खाना खाने के लिए और पैक करवा बोलता कर ले है, गया था। वो मेरे ऑफिस के कई सारे लोगों ने खाया और उन्हें वो खाना बहुत ही पसंद आया। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे टिफिन सर्विस के बारे में बात करूं। क्या आप टिफिन सर्विस कर सकती हैं? टिफिन सर्विस? लेकिन वो क्या होता है भैया? टिफिन सर्विस का मतलब है कि आपको कुछ लोगों के लिए खाना बनाना होगा और उनके बताए गए एड्रेस पर खाना भिजवाना भी होगा। लेकिन भैया मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है जो खाना लेकर यहाँ से जा सके। अरे मम्मी पापा है ना, जहाँ भी खाना डिलीवर करना होगा पापा वहाँ खाना डिलीवर कर देंगे। वैसे भी सारा खाना तो एक ही जगह पर लेकर जाना होगा। जी, गुड़िया ने बिल्कुल ठीक बोला। और मेरा ऑफिस यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है, तो आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और मुझे सोमवार से शनिवार 20 लोगों के लिए टिफिन चाहिए होगा। तो 20 लोग? अच्छा ठीक है भाई साहब, आप मुझे अपने ऑफिस का पता दे दीजिए तो मैं कल से ही टिफिन भेजना शुरू कर दूंगी। मधु और मधु अगले दिन से ही टिफिन बनाना शुरू कर देती है। वह सबके लिए खाना बनाती है और गोविंद को खाना पैक करके दे देती है। वह लेकर जाता है और उन सभी व्यक्तियों को खाना दे देता है और देखते ही देखते मधु के पास खूब सारा पैसा भी हो जाता है और वह लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। मधु गोविंद से बोलती है, देखना जी एक रोज़ हम भी इन लोगों की तरह बड़े आदमी बनेंगे और हमारा भी नाम होगा और हम अपने मेहनत के बल पर बनेंगे। गोविंद बोलता है, हाँ मधु तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम भी किसी दिन बड़े आदमी जरूर बनेंगे। अगर हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों को खाना खिलाएंगे और उसके बदले हमें पैसा भी मिल जाया करेगा। मधु बोलती है, हाँ जी ये आपका बड़ा अच्छा आइडिया है। था कि मैं कल ही तुम्हारे ढाबे के लिए जगह देख कर आऊंगा और तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने भी सामने से वही बात बोल दी। अच्छा, तब तो मुझे माफ कर दीजिए। अब हम दोनों कल ढाबे के लिए जगह देखने जाएंगे। और गोविंद जैसे ही मधु को बताता है, मधु और गोविंद दोनों लोग ढाबे के लिए जगह देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास अभी इतना पैसा नहीं होता कि वह लोग ईंट और टीने का ढाबा बना सकें। किसी तरह सोनू को गोविंद के ढाबे के बारे में पता चलता है और वो उसके ढाबे को देखने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहुत ही बड़ा काम शुरू कर दिया। देखकर तो लग रहा है कि आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ सुहन, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस सब कुछ इसी तरह चलता रहे तो कुछ ही समय में हम अपना नया घर बनाकर भी तैयार कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमीर होने के बाद अपने इस भाई को भूल मत जाना भैया। अरे ये तू कैसी बातें कर रहा है रे सोहन, अपने भाई को भी भला कोई भूल सकता है क्या? सोहन गोविंद के सामने तो बड़ा नीक बनता है, लेकिन पीठ पीछे गोविंद की बहुत ही ज़्यादा बुराई करता है। सोहन वहाँ बिना कुछ बोले ही घर वापस चला आता है और अपनी पत्नी से घर जाकर गोविंद की सारी कामयाबी के बारे में बताता है और उसकी पत्नी उससे बोलती है, हमें अकड़ दिखाने लगेंगे, कुछ भी करके आपको इनका काम खराब करना ही होगा। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ
जिससे इन लोगों का काम खराब हो जाए। अरे आप एक काम कीजिए, इनके ढाबे में आग लगा दीजिए। इनका ढाबा किराए की जगह पर बना हुआ है और अगर इनसे ऐसी लापरवाही हो गई तो वो आदमी उनसे ढाबा खाली करवा लेगा और आगे से कोई उन्हें अपनी जगह किराए पर भी नहीं देगा। वाह सीमा वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने, कितनी होशियार हो तुम। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन बातों में ज्यादा समय व्यर्थ मत करो और वहाँ जल्दी पहुँच जाओ। रात होने वाली है तो वो लोग भी अपने घर जाने के लिए निकलने ही वाले होंगे। सोहन रात होते ही मौका पाकर तुरंत वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर आदमी आते जाते रहते हैं, इसलिए उसका दाव नहीं लग पाता। जैसे ही सुनसान वह देखता है, तुरंत ही वहां पर आग लगा देता है ढाबे में और ढाबा जलने लगता है। सोहन मौका देखकर वहां से निकल जाता है और ढाबे की आग चारों तरफ फैल रही थी और धुआं भी काफ़ी सारा हो गया था, इसीलिए गांव वाले जाग जाते हैं और तुरंत दमकल को कॉल करते हैं और वहां पर किसी तरह वह लोग आग बुझा देते हैं। लेकिन गोविंद और उसकी पत्नी मधु वहां पर आते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि बड़ा ही ढाबा मेहनत से शुरू किया उन्होंने था, बनाया था। पता नहीं हमारे ढाबे को किसकी नजर लग गई और हमारे ढाबे में आग कैसे लग गई। वो तो अच्छा है कि आज सिलेंडर खत्म हो गया था, वरना अगर हमने नया सिलेंडर लगाया होता तो उसके ब्लास्ट होने की वजह से न जाने कितना नुकसान हो जाता। सच कहा मधु, अच्छा हुआ कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, भगवान ने हमें बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। वह दोनों बहुत ही परेशान होते हैं, तभी गांव वाले उन्हें किसी तरह घर भेज देते हैं और वह लोग घर पर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह वह लोग अपना जला हुआ ढाबा देखने के लिए आते हैं, लेकिन तभी मालिक वहां आ से जाता भगा है दिया। और उन लोगों अरे से तुम बोलता दोनों को है, अपनी जगह देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरी पूरी जगह को तुम लोग जलाकर खराब कर दिया। अब मुझे फिर से यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। मैं अब दोबारा तुम्हें अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए नहीं दूंगा। जगह का मालिक उन्हें वहां से बेइज्जत करके भगा देता है और उन लोगों के पास कोई चारा नहीं होता। गोविंद किसी तरह इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश करता है और निराशा भरी नजरें लेकर घर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी मधु बोलती है, क्यों ना जी आप अपने बांस का ढाबा बनाया जाए। आप जंगल से बांस काट लाइए, मैं उसे अच्छे तरीके पता से है तो क्यों ना हमारे घर के बगल में जो खाली जगह है वहाँ पर हम अपना बांस का ढाबा खोल लें। अरे हाँ मधु, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मैं बांस से बहुत ही सुंदर ढाबा बनाकर तैयार कर सकता हूँ। हम बांस का ढाबा बनाएंगे तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। गोविंद जंगल से बांस लेकर आता है और ढाबा बनाने में जुट जाता है। वह दिन रात मेहनत करता और अपने ढाबा का सुंदरता बढ़ाने के लिए खूब सारा बांस का डिजाइन बनाने लगता है और देखते ही देखते मधु और उनकी दोनों बेटियां उस ढाबे के अंदर बांसों से ही सजावट कर देते हैं और खाना परोसने के लिए बांस के ही बर्तन बनाते हैं वह लोग। और उनके दुकान पर देखते ही देखते खूब सारे ग्राहक भी आ जाते हैं और उनकी ढाबा की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं और उनके ढाबे पर बहुत सारे अच्छे और बड़े आदमी आने लगते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं, वाह भाई गोविंद तूने कैसा ढाबा बनाया है, ऐसा ढाबा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और गोविंद कहता है, शुक्रिया जी, आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ। और लोग दूर दूर से गोविंद का ढाबा देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका बांस का ढाबा जो था वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था। उसके लिए रिपोर्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं कि गोविंद जी आपने ये ढाबा कैसे बनाया था और कितनी मेहनत लगी। उनकी देखी देखा काफ़ी सारे लोग ढाबा खोलते हैं, लेकिन उनके ढाबे पर उतना भीड़ नहीं लगता। और जब इसका सोहन जान पाता है, गोविंद का चचेरा भाई कहता है मैंने वो ढाबा जला दिया था, तो वो लोग फिर हार ना मानकर नया ढाबा चालू कर दिए। और एक तरफ मधु की कमाई रुक ही नहीं रही थी, वह दिन ब दिन पैसे कमाते जा रहा था और देखते ही देखते। तो है गाइस, कैसा लगा आपको ये आज का ये कार्टून वीडियो, जो कि आपको एक कार्टून की मदद से दिखाया गया है और समझाया गया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गोविंद अपनी पत्नी मधु और बूढ़ी माँ के साथ रहता था और उसकी दो बेटी भी होती हैं, लेकिन गोविंद के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वह खूब अच्छा घर बना सके और अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेज सके और किसी तरह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। और गोविंद भी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और अपने परिवारों का पेट भरता था। तो इस तरह तो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता, तो गोविंद ने कोई नया बिजनेस सोचने का प्लान किया, लेकिन
उसका चचेरा भाई सोनू वहाँ पर आता है और गोविंद से बोलता है, क्योंकि चचेरा भाई होने के कारण उसका कुछ तो फर्ज बनता था ना कि वह अपना असली रंग दिखाए। तो इसीलिए वह कुछ नहीं पाता, तो गोविंद को उल्टा सीधा दिमाग देकर गोविंद को भटका देता है ताकि यह और भी नीचे गिर जाए, इसका कोई भी बिजनेस अच्छी तरीके से न चल पाए। तो वह गोविंद से बोलता है कि सुनो भैया, मैं आपको एक अच्छा आइडिया देता हूँ। जिस तरह आलू से आप बेचोगे डायरेक्ट, तो आपको 10 रुपये या 20 रुपये किलो बेचने पड़ेंगे। अगर आप उसी का पकौड़ा बनाकर बेचेंगे तो आपको 10 रुपये का एक पकौड़ा रहेगा। और सोचिए, आप एक आलू में 2 से 3 पकौड़े बना सकते हैं, तो आपका 30 से 40 रुपये बन जाएगा। यह आइडिया गोविंद थोड़ा सीधा और शांत स्वभाव का होता है, गोविंद को यह आइडिया अच्छा आ जाता है। तो उसी प्रकार से आप बांस का टोकरी बनाकर बेचेंगे तो आपको एक टोकरी 50 रुपये की होगी। अगर आपने दिन में 20 टोकरी भी बेच दी तो आप 1000 रुपये कमा लेंगे। तो कैसा लगा भैया मेरा आपको आइडिया? गोविंद बेचारा का क्यों दूँ है ना आइडिया, तू भी बोल देती है जी भैया का आइडिया अच्छा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन से ही गोविंद जंगल में जाता है और खूब सारी बांस काटता है, पूरी घाम में मेहनत कर कर धूप में, और वह एक बंडल बांस का बनाता है और सिर पर लाद कर लेकर आता है। और अपने चचेरे भाई के कहने पर वह दोनों गोविंद और मधु मिलकर टोकरी बनाने लगते हैं। सारा दिन टोकरी बनाते हैं, फिर भी वह 10 से 12 ही टोकरी बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ना मशीन होता है ना कुछ होता है। वह हाथों से ही बांस को चीरते और टोकरी बनाते थे। तो इसी प्रकार से वह लोग एक दिन में लगभग 10 से 12 टोकरी बना लेते। और जैसे ही अगले दिन गोविंद ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए चाहा और बेचने के लिए लेकर गया मार्केट में, और वह देखता है कि उसके टोकरी पर ना ही ज़्यादा कोई ध्यान देता है, ना ही उसका टोकरी कोई खरीदने के लिए राजी होता है। यह देखकर गोविंद थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसको क्या था, गोविंद को लग रहा था कि मेरा टोकरी वाला बिजनेस चल जाएगा, और सोनू जो था वह गोविंद को उल्लू बनाने में लगा हुआ था। तो गोविंद का बिजनेस भी नहीं चल पाता। अगर वो उसे 1-2 ग्राहक मिलते भी थे तो उस टोकरी का ज़्यादा कीमत नहीं देते थे। एक औरत उस टोकरी का 20 रुपये कीमत लगाती है, और यह सुनकर गोविंद थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसमें बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता था। पहले जंगल से लकड़ियाँ काट कर और बांस काट कर लेकर आता था, फिर घर पर दोनों पति पत्नी मिलकर उसे बुनाई करते थे, फिर उसे सिर पर लाद कर कड़ी धूप में मार्केट में बेचने के लिए गोविंद लेकर जाया करता था। फिर उसका एक टोकरी का कीमत 20 रुपये मिलता था। इसीलिए गोविंद बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। वह अपनी टोकरी क्या करता, पूरे दिन में उसकी एक भी टोकरी नहीं बिकती। इसीलिए वह बोलता है कि क्यों ना मैं 20 रुपये का ही टोकरी बेच दूं। तो उसके पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वह 20 रुपये की ही टोकरी बेच देता है। और देखते ही देखते वहाँ पर और सारे ग्राहक टोकरी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी रेट में 20 रुपये वाले रेट में ही गोविंद से टोकरी वो लोग लेते हैं, क्योंकि उस औरत ने ही पहले ही गोविंद का क्रेडिट नीचे गिरा दिया था। 20 रुपये में गोविंद बेचारा टोकरी को बेच देता है और निराश होकर घर की ओर चल देता है। घर लौटते लौटते शाम हो जाती है, और वह अपने मन ही मन सोचता रहता है कि घर चलकर मैं मधु को क्या जवाब दूंगा कि मैंने और जो मधु ने मिलकर टोकरियाँ बनाई थी वह 20 रुपये की एक टोकरी है, हमने जो दिमाग लगाया था 50 रुपये की एक टोकरी, तो वो 20 रुपये की एक टोकरी है, तो हमारा और भी ज़्यादा घाटा हो रहा है। इससे अच्छा हम डायरेक्ट बांस ही क्यों ना बेचें। तो फिर वह घर पर आता है और अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है। मधु बोलती है, उसके मन में निराशा होती है, लेकिन अपने पति को हिम्मत देते हुए बोलती है कि आजी आप दिक्कत क्यों कर रहे हो, ये वाला बिजनेस नहीं चला तो क्या हुआ, हम कोई नया बिजनेस ढूंढ के
और उस पर कड़ी मेहनत करेंगे वो वाला बिजनेस जरूर चलेगा। गोविंद निराशा भरी बोलता है कि मधु, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले उसमें पैसा लगेगा और मेहनत लगेगी, तो ये दोनों लगेगा तभी कोई नया बिजनेस चल सकता है। मधु कहती है कि आप फिक्र मत करिए जी, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूँगी। वह दिमाग में लाती है कि क्यों ना हम घर पर खाना बनाकर और बाहर एक बोर्ड चिपका दें कि यहाँ पर गर्मा गर्म स्वादिष्ट प्योर वेजिटेरियन मतलब शुद्ध शाकाहारी खाना भोजन मिलता है। गोविंद को भी यह आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह इस आइडिया पर सहमत हो जाता है। अगले दिन ऐसा ही करते हैं। मधु सबसे पहले उठकर अपने घर वालों के लिए खाना बना लेती है, फिर ग्राहकों के लिए खाना बनाती है। पहला ग्राहक उसके पास आता है और उसे खाना खाता है और कहता है वाह वाह क्या स्वादिष्ट खाना बना है, आप एक थाली पैक कर दीजिए, मैं अपने ऑफिस में लेकर जाकर अपने क्लाइंटों को भी खाना खिलाऊंगा। वह लेकर जाता है, लेकिन मधु और गोविंद की भाग यहीं से खुलती है क्योंकि वह जैसे ही ऑफिस में लेकर जाता है उसके क्लाइंट वह खाना खाकर उंगलियां चाटने लगते हैं। कहते हैं ये खाना आप कहाँ से लाए हो, ये खाना हमें रोज़ चाहिए, अब जो पैसे बनेंगे मैं उसे दे दिया करूँगा। और वह व्यक्ति वापस इनके यहाँ पर आता है और खाना टिफ़िन सर्विस के लिए बोलता है। मधु यह डील हाँ कर देती है और गोविंद खाना सर्व कर देता है और लेकर जाकर सबको दे देता है। तो इसी प्रकार से देखते ही देखते मधु और गोविंद दोनों लोग मिलकर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। और जो गोविंद का चचेरा भाई सोहन था वह इन दोनों का तरक्की देखकर जलने लगता है। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए पहली चीज़, और हमें गिराने में पूरी दुनिया लग जाए फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में ज़रूर बताएं किस तरह लगा आपको एक छोटा सा कहानी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।